वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि इसमें बताए गए सारे 2500 प्रश्न बहुत ही संभावित प्रश्न हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो वीडियो में बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है वह है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। जो प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने जैसे कि अभी आपको बताया कि इस पूरे 2500 प्रश्न जो है आपके जो बोर्ड पे लिखे गए हैं वह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो उसका जवाब है हमारा सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज। ठीक है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो वह सेल्यूलोज है। इसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि तंबाकू में जो विषैला पदार्थ पाया जाता है, जो तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, या मेरे कहने का मतलब जो तंबाकू जो विषैला उसमें जो तत्व पाया जाता है वह क्या होता है, तो उसका जवाब है निकोटीन। इसे आप ध्यान रखिएगा कि तंबाकू में हमेशा निकोटीन पाया जाता है और निकोटीन ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, तंबाकू में पाए जाने वाला विषैला पदार्थ हमारा हो गया निकोटीन। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। जो यूरिया होती है, जो उर्वरक होती है, उस यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ये शायद आप जानते हो क्योंकि यूरिया की जो बोरी होती है उसके ऊपर नाइट्रोजन की मात्रा लिखी रहती है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वह 46% होती है, 46%। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। जो गोबर गैस होती है, जो गोबर गैस बनाया जाता है, उसमें मुख्यतः जो होता है वह कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका जवाब है कि उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसमें मीथेन होता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि वह कौन सा एकमात्र कार्बन का अपरूप है। देखिए, प्रश्न में थोड़ा सा आपसे घुमा के पूछा गया है। प्रश्न बहुत ही सिंपल है कि वह कौन सा एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक भी है। ठीक है, वह कौन सा कार्बन का एक अपरूप है जो विद्युत का सुचालक भी है, तो इसका जवाब है ग्रेफाइट। ठीक है, ठीक है, ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का अपरूप है। ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप तो हमारा हीरा भी है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट बताया गया है कि विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट हमारा है वह कार्बन का अपरूप के साथ ही साथ वह विद्युत का सुचालक भी है। ठीक है, तो वह कौन सा एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है, तो उसका जवाब हमारा हो गया ग्रेफाइट। इसके बाद सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है। जो सर्वाधिक जो सबसे हल्की गैस होती है वह कौन सी होती है, तो इसका जवाब है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। अगर किसी लोहे में जंग लगता है, ठीक है, अगर किसी लोहे में जंग लगता है तो ये प्रश्न दो तरह से पूछे जा सकते हैं कि लोहे का भार घटता है कि लोहे का भार बढ़ता है। इससे संबंधित हमारा प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका उत्तर है कि लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगने पे एक सिंपल से अगर एक लॉजिक आप समझिए तो जंग लगने पे लोहे का भार बढ़ जाता है। किसी भी चीज में अगर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है। इसके बाद अमलगम मिश्र धातु है। जो अमलगम होती है वह किस चीज का मिश्र धातु होती है, तो इसका जवाब है कि वह पारे का मिश्र धातु होता है। इसका जवाब हो गया हमारा पारा। ठीक है, अमलगम पारा का मिश्र धातु होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चश्मे का लेंस किस कांच का बना होता है। जैसे कि एक दर्पण होता है, दर्पण एक सामान्य अवस्था में होता है, लेकिन जो चश्मे में जो लेंस इस्तेमाल होता है, जो चश्मे का जो कांच होता है वह कौन से कांच का बना होता है, तो इसका जवाब है कि वह जो कांच होता है उसका नाम होता है क्रूक्स कांच का। ठीक है, वो हो गया क्रूक्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि चश्मे का जो लेंस होता है वह क्रूक्स कांच का बनाया जाता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिजली से लगी आग को बुझाने में किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। जो बिजली से जो लगी आग होती है, जैसे कहीं भी बिजली से अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए क्या हम उस पर पानी डालेंगे? नहीं, उस पर पानी हम नहीं डालेंगे। किसी और स्रोत से भी उसको बुझाने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन बिजली से अगर कहीं पे आग लगी होती है तो उस समय जो अग्निशामक का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसका जवाब है हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, कार्बन
कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे CCl4 कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो बिजली से लगी आग को बुझाने में किस अग्निशामक का प्रयोग होता है, तो इसका जवाब है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और इसे हम CCl4 से भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या होता है? जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ठीक है, इसके बारे में ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, इसके पिछले वीडियोज में आपको शायद एक क्वेश्चन मिला होगा कि पोर्टलैंड सीमेंट का जो प्रमुख घटक होता है वह क्या होता है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, अगर ना जानते हो तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। ठीक है, चूना, सिलिका, मैग्नीशिया और एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? तो चूना, सिलिका, मैग्नीशिया और एल्यूमिना। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल किस तरह से होता है? मतलब वह शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है, कि उसमें कमियां होती हैं, कि वह पीने योग्य होता है कि नहीं होता है। इसी से संबंधित हमारा प्रश्न है कि वर्षा का जल किस तरह का होता है। तो हम आपको एक चीज बता दें, जो वर्षा का जल होता है वह बहुत ही शुद्ध रूप में होता है। वर्षा का जल होता है शुद्ध। ठीक है, वह शुद्ध माना जाता है। जो वर्षा का जल होता है वह अत्यधिक शुद्ध होता है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि लोहे में जंग लगने से बनता है। लोहे में जब जंग लगता है तो क्या बनता है, कौन सी रासायनिक क्रिया होती है और उससे क्या बनता है? तो फेरिक व फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक व फेरस ऑक्साइड। ठीक है, लोहे में जंग लगने से क्या बनता है? तो फेरिक व फेरस ऑक्साइड। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारा समुद्री जल होता है उससे हम नमक किस विधि के द्वारा उत्पन्न करते हैं, किस विधि के द्वारा उससे हम नमक पैदा करते हैं। तो इसका जवाब है कि वाष्पीकरण से। ठीक है, वाष्पीकरण से हम समुद्री जल से नमक तैयार करते हैं। ठीक है, समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका जवाब है वाष्पीकरण। भूपर पट्टी में जो हमारा अगला प्रश्न है कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर पट्टी मतलब जिस धरातल पे हम रहते हैं, जिस पे जो मानव सभ्यता है उस पे जो निवास करती है, उस पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका जवाब है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ऊपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अब सबसे भारी धातु कौन सी है? जो सबसे भारी धातु है वह कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार कंफ्यूजन होगा क्योंकि इसमें हम प्लेटिनम भी देखेंगे जो सबसे महंगी धातु है। कई तरह के तत्व इसमें दिए होंगे, लेकिन जो हमारा प्रश्न है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो इसका जवाब है ओस्मियम। ओस्मियम, जिसको हम OS से दर्शाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम, जिसको हम OS से दर्शाते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सोडियम धातु को रखा जाता है। जो हमारा सोडियम धातु होता है उसको हम कहाँ रखते हैं? मतलब कि हम आपको एग्जांपल दें कि उसको हवा से दूर रखा जाता है, या उसे किसी बंद डिब्बे में रखा जाता है, या उसे जल में डुबो के रखा जाता है, या उसे पेट्रोल में डुबो के रखा जाता है, या उसे मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। तो जो हमारा प्रश्न है कि सोडियम धातु को रखा जाता है, कहां पे रखा जाता है? तो उसको हम मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, मिट्टी के तेल में। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, सोडियम धातु को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि गैलेना क्या है। गैलेना जो है वह शीशे का अयस्क है, शीशे का। ठीक है, गैलेना क्या है? गैलेना जो है वह शीशे का अयस्क है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? जो आवर्त सारणी है उसका सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, ये हमारा प्रश्न है। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो शायद इसके बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो हम आपको बता दें कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त हमारा षष्टम होता है, षष्टम। ठीक है, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त हमारा षष्टम होता है। और इसके साथ ही साथ जो हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? अगर सबसे बड़े आवर्त की बात की जाएगी आवर्त सारणी में, तो सबसे बड़ा जो है वह षष्टम है। और अगर आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, तो इसका जवाब है प्रथम। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अंतर इतना है कि एक बड़े के बारे में पूछ रहा है, एक छोटे के बारे में पूछ रहा है। तो आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, तो इसका जवाब है षष्टम। और आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, तो
प्रथम। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। यह केमिस्ट्री से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जवाब है मोसले ने। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, मोसले ने। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी उसमें तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो हमारा त्रिक नियम है जिसको हम त्रिक नियम कहते हैं, त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जवाब है हमारा डोबरेनर ने। डोबरेनर। ठीक है, ट्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, डोबरेनर ने। अब इसके बाद अष्टक नियम। ठीक है, ये अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए यहाँ पे ट्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो डोबरेनर ने। और अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जवाब है हमारा न्यूलैंड ने। ठीक है, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जवाब है हमारा डोबरेनर। और अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जवाब है हमारा न्यूलैंड ने। अब श्वसन क्रिया है। श्वसन क्रिया क्या है, जिसको जैसे कि हम सांस लेते हैं, अगर इसको रासायनिक भाषा में हमको अगर जवाब देना हुआ तो श्वसन क्रिया क्या है, तो इसका जवाब है हमारा मंदक दहन। श्वसन क्रिया क्या है, यह एक मंदक दहन है। ठीक है, यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दहन एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि श्वसन क्रिया क्या है, मंदक दहन है। अब एक बात और सामने आती है कि दहन क्या है। दहन को हम क्या कहते हैं, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। किस चीज की एक रासायनिक अभिक्रिया है, इस प्रश्न को आप समझिए कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, किस चीज की एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसका जवाब है ऑक्सीकरण का। ठीक है, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, किस चीज का, ऑक्सीकरण का। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो के छोटे से सेशन में हमने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए वह सभी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं वह सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।